तो समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है भाई। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझना है, ठीक है। अब ये जो लॉ दिया गया बेटा, ठीक है, ध्यान समझेंगे आप सब बच्चे, ठीक है। ये जो लॉ दिया गया, दिस लॉ इज गिवन बाय, दिस लॉ इज गिवन बाय न्यूटन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास में पढ़ रखा है आपने। जो न्यूटन का जो लॉ है, ये 9th क्लास में भी आया था, ठीक है। अच्छा, इस लॉ से क्या क्या चीजें बेनिफिशियल हो गई, क्या क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम इसमें समझेंगे, ठीक है। अब ये लॉ क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखना चाहे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप लेते हैं, जैसे हमने मान लिया पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ए नाम का और एक बी नाम का, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में अगर हम दो बॉडीज लेते हैं या दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, इसमें मास हम मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं m2, ठीक है। डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, तो डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच की क्या मान लेते हैं, r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर दो बॉडीज हैं और में मास m1 और m2 है, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का, ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। यानी के बीच में ऑलवेज क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना होता है उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है भाई। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। यानी दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास कितना है, m1 m2 है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कह लीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट चल जाते हैं, ठीक है, ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है r, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, ठीक है भाई। चलो, अब ये कहता है कि फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 दोनों के प्रोडक्ट के। अगर इन दो ऑब्जेक्ट में मास m1 है और m2 है, इन दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करें तो फोर्स के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा मतलब, ठीक है। अच्छा, एंड ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एंड एक और बात थी कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो f प्रोपोर्शनल बनता है m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और जब भी हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिला एक कांस्टेंट कैपिटल G, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो न्यूटन ने क्या बनाया, न्यूटन ने ये फॉर्मूला डिजाइन किया, ठीक है, कि अगर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो कितना आप लगता है, कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, इजिली। तो यहाँ पर जो जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, है ना, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी हो गई यूनिट। अच्छा, ये लॉ समझ में आया। ये सिंपल फॉर्म है लॉ की। क्या है ये? सिंपल फॉर्म है। इस लॉ में हम और क्या पढ़ सकते हैं, समझते हैं, चलो ठीक है। अच्छे समझेंगे इस लॉ को। देखें, इस लॉ के बारे में थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। हमें इस लॉ में ये पूछा जाता है कि ये जो जी है, कैपिटल जी, इसका हमें दो चीज निकालनी है, एक तो यूनिट और एक निकालना है बेटा डायमेंशन। क्या निकालना है? डायमेंशन। अच्छे समझेंगे। एक क्या निकालना है? यूनिट। और एक निकालना है आपको डायमेंशन। ठीक है, तो हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि F इक्वल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर कैपिटल जी निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर m1 m2 मिलेगा। एफ आर स्क्वायर m1 m2। ठीक है, अब इन सब की यूनिट आप जानते हो। एफ मतलब फोर्स, आर मतलब डिस्टेंस, m1 m2 मासेस हैं। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर, एम स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। मास केजी में होता है, इसका मास भी देखेंगे केजी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का मास केजी में देखेंगे आप। ठीक है, तो फाइनल यूनिट क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही मैंने आपके लिए लगाया था। ठीक है, ये तो आ गई इसकी यूनिट। अब देखते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या है? ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? जी का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन मास m1 m2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? m/L/T-2। डिस्टेंस यानी एल का कितना है? ठीक है, डिस्टेंस को हम लेंथ मानते हैं, लेंथ का जो होता है डायमेंशन एल होता है, एल का स्क्वायर आ जाएगा। मास का कितना होता है? एम। इस मास से कितना होता है? एम। इससे कैंसिल हो गया, एक ऊपर ले जाएंगे तो m-1, एल 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 की पावर 3 और t-2। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है। ये हमने पढ़ा, बड़ा सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, अच्छा इसमें एक केस समझ लेते हैं। केस क्या हो सकता है? केस समझते हैं जरा। ठीक है, केस हम मान लें कि इफ m1 इक्वल m2 इक्वल 1 kg दोनों, और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। ठीक है, तो F इक्वल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसका 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? F इक्वल जी हो जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल जो हमने कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ गई। इसलिए जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कैटेगरी में आप मान सकते हैं। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है? सिंपल ग्रेविटेशनल, ठीक है, लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल। ठीक है, फोर्स को लेकर के ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।